सो हे गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आया हूँ एक और ब्रांड न्यू सीरीज जिसका नाम है वन वे और अनदर, जो कि एक एंशिएंट टाइम के कल्टीवेशन बेस्ड स्टोरी होगी। इस कहानी की शुरुआत होती है किंगशैन कॉन्टिनेंट को दिखाते हुए, जिसके बारे में ये कहा जा रहा था कि इस किंगशैन सेक्ट की सीमाएं हैं वो फैली हुई हैं 3000 माइल्स तक, और जो भी बिन बुलाए मेहमान इसके अंदर आने की कोशिश करेंगे उनको बिना किसी मर्जी के मार दिया जाएगा। जिसके लिए इस सेक्ट में बना दी गई होती है एक बहुत ही ज्यादा मजबूत फॉर्मेशन को, जो कि 1000 ऑफ स्वॉर्ड्स को मिलाकर बनी हुई थी। जिसके बाद अब हमें किंगशैन के एक टाउन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग के घर के अंदर देख पाते हैं दो लोगों को, जिनमें से एक होता है डीमन कल्ट का बंदा और एक होता है नॉर्मल लड़का। वो डीमन उस बच्चे को ये बता रहा था कि जहाँ पर भी इंसान होते हैं वहाँ पर कभी भी शांति नहीं होती, और ये बात तो तुम भी जानते हो कि इंसानों से बड़ा राक्षस कोई भी नहीं होता। वो ये बता रहा था कि यह कहावत हम डीमंस के बीच में बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है, और उस डीमन का हमें नाम बताया जाता है येंशन। और वो ये कह रहा था कि मैं जहाँ पर रहता हूँ वहाँ पर कभी भी रोशनी देखने को नहीं मिलती, यानी कि ये बंदा बिलोंग करता था डार्कनेस से, जहाँ पर बहुत ही अच्छा सर्दी का माहौल भी होता है। फिर तुम खुद ये सोचो कि इन इंसानों ने मेरे सामने जो हॉट पॉट रख दिया है उसको आकर मैं कैसे ही पसंद करूंगा। फिर तभी हमें उस बच्चे को दिखाया जाता है जिसका नाम हमें बताया जाता है ज़ाओलियो। वो बच्चा सोचते हुए ये कह रहा था कि मेरे सामने ये जो बंदा है उसका नाम है येंशन, जो पता नहीं क्या खाता है, इसको क्या पसंद है, लेकिन ये देखने में लग रहा है अंडरवर्ल्ड का केवल एक ऑर्डिनरी सा डीमन। पता नहीं जब से मैं इससे मिला हूँ मुझे बहुत ही ज्यादा अजीब सा क्यों लगता है। साथ ही वो डीमन भी ज़ाओलियो से ये कह रहा था कि तुम कुछ तो बोलो, आखिर इतना ज्यादा शांत कैसे रह लेते हो। लेकिन तभी हमें नीचे की तरफ से आते हुए किसी को दिखाया जाता है। येंशन से ये कह रहा था कि यकीन मानो मैं यहाँ पर केवल मस्ती मजाक करने के लिए ही आया था, क्योंकि मैं अपनी पुरानी जिंदगी से बोर हो चुका था, और वैसे मैं चाहता हूँ कि क्यों ना तुम मेरे साथ में एक डील कर लो, जो कि बहुत ही स्पेशल होगी, इसमें तुम्हारा भी बहुत ही ज्यादा फायदा भी होगा। जिसके लिए सबसे पहले तुम्हें मेरे हाथों में से ये रस्सी काटनी होगी। अगर तुम ऐसा कर देते हो तो हमारे बीच की डील भी फाइनल हो जाएगी, लेकिन अगर तुम मेरे हाथों को नहीं छोड़ोगे तो कम से कम तुम मुझे चॉपस्टिक से खाना तो खिला ही सकते हो। लेकिन हम ये देख पाते हैं कि इन दोनों के ही हाथ एक दूसरे से बंधे हुए थे एक बहुत ही ज्यादा मजबूत स्ट्रिंग से। वो ये कहता है कि देखो, अगर हम दोनों के हाथ ऐसे बंधे रहेंगे तो हम दोनों में से कोई भी खाना भी नहीं खा पाएगा। लेकिन तभी एक लिटिल नाइफ आती है जो कि इस डीमन के सिर के आर के पार हो जाती है। इसकी वजह से ये येंशन नाम का डीमन एक ही अटैक के साथ में खत्म हो चुका था, और ये अटैक एक्चुअली में किया होता है इमोर्टल मास्टर वानफू ने। वो ये कहने लगता है कि आखिर किसी डीमन की हिम्मत भी कैसे हुई हमारे किंगसन सेक्ट में आने की, इसी वजह से उसकी मौत तो तय ही थी। तभी ज़ाओलियो अपनी जगह से उठता है और वो खिड़की में से झांक कर देखता है। मास्टर वानफू इंसानी बच्चे को जिंदा देखकर खुश हो गए थे, जहाँ पर तभी मास्टर वानफू के पास में उनके और भी कई सारे सिपाही आ जाते हैं। तो मास्टर वानफू लोगों को डांटने लगते हैं कि आखिर हमारे सेक्ट में एक डीमन आया तो आया कैसे, जिस बात का इन लोगों के पास में कोई भी जवाब भी नहीं होता। तभी फिर दरवाजे को खोलते हुए बाहर निकलता है ज़ाओलियो, जिसके हाथों में अभी भी वो धागा बंधा हुआ था, और उसी वजह से वो डीमन भी उसी के साथ में ही खिंचा चला रहा था। मास्टर वानफू उस बच्चे का हालचाल पूछने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो उनसे कुछ भी नहीं बोलता। साथ ही यहाँ पर जो फॉर्मेशन बनी हुई थी उसके अंदर भी हमें हलचल होती हुई नजर आती है, क्योंकि वो उसके ऊपर काफी ज्यादा खतरनाक हमले भी किए जा रहे थे। कहा जा रहा था कि ये कोई हमले नहीं है, बल्कि लिंग वैंग पिक के सीनियर ब्रदर्स वापस आ चुके हैं। जहाँ पर तभी हम उस फॉर्मेशन के अंदर क्रिएट होते हुए काफी सारे होल्स को देख पाते हैं, जहाँ पर हम लोगों के सामने आ चुका होता है गुओ चैंग टेम्पल का जैनसन, जिसके साथ साथ हम यहाँ पर और भी कई सारी चीजों को होता हुआ देख पा रहे थे। क्योंकि असल में इस फॉर्मेशन के बाहर चल रहा होता है एक बहुत ही ज्यादा बड़े लेवल का बैटल, इसमें आकर किसकी जीत होगी और किसकी हार होगी ये तो हमें अभी नहीं बताया जाता। जिनमें सबसे ज्यादा पावरफुल बंदे का नाम होता है मास्टर ज़ेंगियांग, लेकिन क्या केवल उनके होने से या उनके साथियों के होने से इस कॉन्टिनेंट को बचाया जा सकता है। मास्टर वानफू यहाँ से जाता हुआ देख पाते हैं ज़ाओ को, जो कि रुक नहीं रहा था, बल्कि उस डीमन को भी अपने साथ में खींचते हुए ले जा रहा था। लेकिन ये जो पीछे की तरफ फाइट चल रही थी वो सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक हो गई थी, क्योंकि वहां पर एक के बाद एक मास्टर्स की एंट्री होने लगती है। यहाँ तक कि इस बैटल में आ चुके होते हैं वेस्ट सी के ज़वॉर्ड गॉड, जिसकी वजह से तो ये बैटल एकदम ही गॉड लेवल का हो चुका था। यहाँ तक कि अब तो टाउन के अंदर बरसात भी होने लगती है, लेकिन फिर भी ज़ाओलियो रुकता नहीं है, बल्कि वो तो बराबर ही आगे बढ़ा चला जा रहा था। और पीछे जो बैटल हो रहा था उसने तो मानो पूरे आसमान को तक दहला के रख दिया था। ऐसा लगने लगता है जैसे कि ये लोग आसमान को तक चीर के रख देंगे। लेकिन आखिरकार कुछ समय बाद ये बैटल खत्म हो ही जाता है, जिस बैटल में असल में जीत हो गई होती है मास्टर ज़ेंगियांग की, जिसकी वजह से उनका ये ग्रीन हिल्स हमेशा हमेशा के लिए इमॉर्टल हो चुका था। मास्टर ज़ेंगियांग को उनकी सफलता के लिए कांग्रेचुलेट किया जा रहा था, लेकिन जो इस खुशी में शामिल नहीं होता वो होता है ज़ाओलियो, क्योंकि उसने अपने लिए एक अलग ही रास्ते को चुना था। ज़ाओलियो कभी भी ये नहीं चाहता कि वो इस भीड़ का हिस्सा बन के रहे। वो ये कहने लगता है कि इस दुनिया में हर पल कुछ न कुछ ऐसे मोमेंट्स होते रहते हैं जिसमें कोई खुश हो रहा होगा तो कोई रो
हो भी रहा होगा, जिनको मैंने बांटा है 3 कैटेगरीज में। सबसे पहला ये कि हम किसी महान इंसान के एक मोन्यूमेंट को बनाए जो कि हमेशा हमेशा के लिए लोगों के लिए मिसाल बन के रह जाए। जैसे कि अगर मैं बात करूं किंग शैन के जिंग यांग की, तो वो हमेशा हमेशा के लिए लोगों के लिए एक मिसाल बन के रहेंगे। कैटेगरी 2 के अंदर मैं ऐसी चीजों को रखता हूँ जिसके बारे में लोग ज्यादा बातें नहीं करते, तो जैसी बुरी चीजें जिनको तुम भी ओपनली शेयर नहीं करना चाहोगे, जैसे कि कोल्ड डेविल जो कि तुम्हारे हाथों में बंधा हुआ हो और तुम जा रहे हो। जो तीसरी कैटेगरी आती है वो सभी से ज्यादा अलग है, जिसके अंदर ऐसी चीजें आती हैं जिनको कहा तो जा सकता है लेकिन उन्हें याद नहीं किया जाता, जैसे कि डीमन यिन शैन की डेथ। कहने को तो वो मर चुका है लेकिन कोई भी इसे कभी भी याद नहीं करेगा। ज़ाओ लियू ने एक गुफा के अंदर रहते हुए अपना काफी ज्यादा समय भी बिता दिया था, जैसे कि मानो उसने अपने पुराने रूप को ही मार दिया हो। कि फिर हमें एक और नई कैरेक्टर को दिखाया जाता है जिसका नाम होता है जिंगजियो, जो कि अपने सामने पड़ी हुई डेड बॉडी से कह रहा था कि फाइनली आप आराम कर सकते हो हमेशा हमेशा के लिए, कि आज के बाद से आपकी लेगेसी को मैं ही हमेशा हमेशा के लिए संभालूंगा। बल्कि उसका जो मिस्टीरियस वेपन होता है वो भी आ चुका था जिंगजियो के पास में। इसके बाद अब जिंगजियो इस बॉडी को यहीं पर छोड़कर जाने लगता है और वो ये कहते जा रहा था कि हमें कभी भी दोबारा से उस दलदल में पैर नहीं रखना चाहिए जहाँ पर हम पहले भी फंस चुके हों। जिसके बाद अब जिंगजियो यहाँ से चलते हुए पहुंच चुका होता है एक गाँव के अंदर, जो कि देखने में एक बहुत ही ज्यादा ब्यूटीफुल और बहुत ही ज्यादा पीसफुल विलेज लग रहा था। यहाँ की जो खूबसूरती होती है वो किसी के भी मन को मोहने के लिए काफी थी। चिड़ियों के चहचहाने की आवाज, बच्चों के खेलने की आवाज, पानी के झरने की आवाज और गाँव की सुरीली आवाज, सारी की सारी चीजें मन को एक ऐसा सुकून देती है जो कि हर चीज भुलाने के लिए काफी है। यहाँ से एकदम ही प्रॉपर इंडियन विलेज जैसी वाइब आ रही थी। तभी हम वहीं पर कुछ बच्चों को खेलता हुआ देख पाते हैं, जिनमें से एक बच्चा गिर जाता है और वो रोने लगता है, जिसके सामने तभी पहुंच जाता है जिंगजियो। लेकिन वो बच्ची जिंगजियो के पास में नहीं जाती बल्कि यहाँ से भागकर चली जाती है। लेकिन गाँव के सभी लोग इस नए बंदे को देखकर एकदम ही शॉक हो गए थे। वो सभी के सभी इकट्ठा हो जाते हैं इसको देखने के लिए। कुछ बंदे तो ये भी कहने लगते हैं कि लड़का कितना ज्यादा हैंडसम लग रहा है। एक बंदा कहने लगता है कि मुझे तो ऐसा लग रहा है जैसे कि ये बच्चा होना चाहिए चाओगे सिटी से। एक बंदा तो ये भी कह रहा था कि मैंने तो इस बच्चे को उड़ते हुए भी देखा था, देखने में तो मुझे एकदम फेरी के जैसे लग रहा था। ऐसा भी तो हो सकता है कि ये लड़का कोई इमॉर्टल मास्टर हो। लेकिन उन लोगों को इस बात पर यकीन नहीं होता कि आखिर कोई भी इमॉर्टल मास्टर यहाँ पर इस छोटी सी जगह पे क्या करने के लिए आएगा। जहाँ पर तभी इस गाँव के आ जाते हैं मिस्टर चीफ, जो कि अपने गाँव में इस नए मेहमान को आता हुआ देखकर काफी खुश होते हैं और वो उसके सामने अपना सर भी झुका लिए थे और ये कहने लगते हैं कि इमॉर्टल मास्टर स्वागत है आपका हमारे इस छोटे से आशियाने में। चीफ को ऐसा करते हुए देखकर बाकी के लोग तो ऑब्वियसली अपना सर झुका ही लेंगे। जिंगजियो कहने लगता है कि उठ जाइए, आप लोगों को ऐसा करने की कोई जरूरत भी नहीं थी। ये लोग अपने गांव में एक इमॉर्टल मास्टर को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो रहे थे। इसके बाद फिर जिंगजियो चीफ के सामने आता है और उनसे कहने लगता है कि मैं कुछ समय के लिए यहाँ पर रहने के लिए आया हूँ। जो बात सुनकर यहाँ के सभी लोग सोच में पड़ जाते हैं कि आखिर उन्हें इस बात का क्या जवाब देना चाहिए, क्योंकि अगर कोई इमॉर्टल मास्टर किसी गाँव में रहेगा तो उस गाँव को खतरा भी तो हो सकता है। यहाँ तक कि जिंगजियो तो यहाँ पर रहने के लिए पैसा देने के लिए भी तैयार था। तो चीफ कहने लगते हैं कि नहीं हमें इसकी कोई भी जरूरत नहीं है। आपने हमारे गांव में रहने की इच्छा जताई है, हमारे लिए तो यही काफी है। लेकिन हम लोग बस इस बात से हिचकिचा रहे हैं क्योंकि हमारा गांव बहुत ही ज्यादा गरीब है, साथ ही आपको यहाँ पर कल्टीवेशन करने के लिए कोई अच्छी जगह भी तो नहीं मिलेगी। तो फिर जिंगजियो चलते हुए आगे बढ़ता है और एक छोटे से बच्चे के सामने पहुंच जाता है, जो कि देखने में भी और चाल चलन से भी इन सभी से अलग लग रहा था। जिंगजियो उस बच्चे से पूछता है कि मुझे ये बताओ आखिर तुम कहाँ पर रहते हो। जिस बच्चे का हमें नाम बताया जाता है लियू बाओगेन, और हमें लियू के बारे में बताया जाता है कि वो अभी केवल 10 साल का ही है। लेकिन जो जिंगजियो होता है उसने असल में इस बच्चे को नाम दे दिया था लियू शिशुई। इस समय पर लियू शिशुई को लगा था कि ये नाम थोड़ा सा अजीब तो हो गया। शिशुई के पेरेंट्स को ये लगा था कि ये नाम उसके लिए बहुत ही ज्यादा लकी है, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा था कि ये तो ब्लेसिंग है मिस्टर जिंगजियो की तरफ से। इसके बाद फिर मास्टर जिन ने शिशुई के घर पर ही रहना शुरू कर दिया था। शिशुई हमेशा ही उनकी देखभाल करता, उनकी सेवा भी करता था। मास्टर ने हमेशा ही शिशुई को एक से बढ़ के एक नई चीजों को सिखाया, लेकिन वो खुद ही गाँव की चीजों के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे। इसी वजह से उनको सिखाने का काम करता था शिशुई। इसकी वजह से बढ़ते समय के साथ में मास्टर और भी अच्छे तरीके से सीखने लगते हैं। बल्कि उन्होंने तो शिशुई के पूरे खेत को तक लहलहा के रख दिया था, जो नजारा देखकर तो शिशुई भी एकदम ही सरप्राइज हो चुका था। फिर एक दिन मास्टर अपने काम को खत्म होने के बाद शिशुई से कहते हैं कि चलो बाहर मिलते हैं, कि जाके सबसे पहले अपनी कुर्सी पर लेट जाते हैं। और वो शिशुई से ये कहने लगते हैं कि हाँ मैं जानता हूँ कि ये सारे के सारे काम एक स्पिरिचुअल फॉर्मेशन को बनाने से बहुत ही ज्यादा आसान है, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों मैं ये करना नहीं चाहता। शायद इसका सबसे बड़ा रीजन है मेरा आलस। जिससे कि शिशुई कहता है कि अच्छा तो फिर मुझे बताइए कि आप सबसे अच्छा क्या कर लेते हो। तो जिंगजियो बताता है कि मुझे बहुत ही अच्छे तरीके से आता है काटना। शिशुई भी कहता है कि हाँ मैं ये जानता हूँ कि आप सब्जियों को बहुत ही अच्छे तरीके से काटते हो, लेकिन केवल काटना तो कोई टैलेंट नहीं होता। और शिशुई ने आज पहली बार उसका नाम जानने की
कोशिश की थी, जिससे कि वो ये बताने लगता है कि मेरा नाम है जिंगजियो, जिस नाम के बारे में अब शिसुई सोचने लग जाता है। और वो ये कहने लगता है कि पिछले साल मेरे गांव में एक आदमी की मौत हो गई थी, जिसने मरने से पहले मुझसे ये कहा था कि मुझे कंट्री के चाइल्ड एग्जाम में भाग लेना चाहिए। इस बात के बारे में जिंगजियो कहने लगते हैं कि हाँ, मैंने भी इसके बारे में सुन रखा है, चलो अब तुम्हें इसके बारे में जो कुछ भी समझ में ना आए तुम मुझसे पूछ सकते हो। शिसुई कहता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरी इतनी हेल्प करने के लिए। शिसुई को लगता है कि मास्टर जिंगजियो उससे मजाक तो नहीं कर रहे हैं। वो ये कहने लगता है कि देखो, मैं मजाक तो नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा थका हुआ हूँ। जब कोई भी इंसान केवल एक ही काम को बार बार और लगातार करता रहे तो वो उससे बोर हो जाता है। लेकिन खैर छोड़ो, मैं तुम्हारी ट्रेनिंग को कल से स्टार्ट कर दूंगा, क्योंकि देखो, काम होना और काम करना ये तो प्रकृति का नियम है। सूरज उगता है और चांद ढल जाता है, ये सारी की सारी बातें हर रोज ही होती हैं। जिसके बाद अब हमें अगले ही सीन में दिखाया जाता है थोड़ी सी झलक डीमन वर्ल्ड की, जहाँ पर एक बंदे को केवल इसकी वजह से मार दिया गया था, क्योंकि उसकी गलती की वजह से वहाँ से निकल चुका होता है उनका एक कैदी, जिसने निकलने में यूज की होती है थंडर सोल वुड को। यहाँ तक कि इस कारनामे में तो पीक लीडर पो युन भी शामिल हो चुके हैं। उन्होंने इसकी कमान को खुद से ही संभाला है, लेकिन वो चाहकर भी इस वॉर्ड प्रिजन के अंदर जा नहीं सकते। इसी वजह से इनके सेक्ट के अंदर होने वाली होती एक बहुत ही बड़ी इन्वेस्टिगेशन। तो अपने लीडर को एक बंदा ये समझाने लगता है कि अगर आप इस तरीके की इन्वेस्टिगेशन को करोगे तो हम में से जितने भी हैं वो सभी के सभी खतरे में आ जाएंगे। गड़बड़ हुई है जिसके बारे में हम भी जानते हैं, लेकिन इसको संभालना अब हमारी जिम्मेदारी है। इसीलिए अभी के लिए इस मसले को हमें यहीं पर ही खत्म कर देना होगा। जिस मसले को खत्म करने के लिए उन्होंने उस बंदे की बॉडी को ही खाई के अंदर फेंक दिया था। अगर इसके आगे का एपिसोड देखना चाहते हो तो मुझे कमेंट में जरूर से बताना।